दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की हुई मौत। WHO के दावे पर भारत सरकार ने जताया ऐतराज। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वहीं भारत का जो भी आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख से कुछ ज्यादा का है। ऐसे में भारत सरकार ने WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवा दी है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में चुनावों का बजा बिगुल। परिसीमन आयोग ने जारी की अंतिम रिपोर्ट। 90 सीटें होंगी और नवंबर में हो सकते हैं चुनाव। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अपना कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा क्षेत्र होंगे। रिपोर्ट जारी होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और संभावना जताई जा रही है कि इस साल नवंबर-दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू रीजन में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ेगी। आपको बता दें कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराए जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, परिसीमन रिपोर्ट से खपा हुई महबूबा मुफ्ती। कहा आयोग बीजेपी का एक्सटेंशन, हमें इस पर भरोसा नहीं। ये आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अंतिम रिपोर्ट जारी किए जाने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने परिसीमन आयोग को बीजेपी का विस्तार बताया है। आयोग और इसके प्रस्तावित परिवर्तनों को खारिज करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मसौदा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए एक कड़ी के रूप में है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर किया जाए। उन्होंने कहा कि इसने जनसंख्या के आधार की अनदेखी की और बीजेपी की इच्छा के अनुसार काम किया है। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं और हमें इस पर भरोसा नहीं है। अगली बड़ी खबर, बिहार और तेलंगाना में एक राज्यसभा सीट के लिए 30 मई को होंगे उपचुनाव। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने गुरुवार को तेलंगाना और बिहार में एक खाली राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके अनुसार उपचुनाव की अधिसूचना 12 मई को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 मई होगी। इसके बाद मतदान 30 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 4 बजे तक होगा। मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन मतगणना होगी। चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को 1 जून से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले कोरोना खत्म होते ही लागू होगा नागरिकता कानून। बोले घुसपैठ कराना चाहती हैं ममता बनर्जी। ये आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में रैली करा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। साथ ही देश की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। अमित शाह ने सिलीगुड़ी रैली में कहा कि बंगाल की जनता ने तीसरी बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जनादेश दिया। हमें लगा था कि दीदी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन दीदी के राज में भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर कोई भी रोक नहीं लग पाई है। ममता दीदी को यह नहीं समझना चाहिए कि भाजपा पलटवार नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा कि जब भी देश भर में कोई भी घटना होती है तो ममता दीदी एक प्रतिनिधिमंडल भेजती हैं, लेकिन उन्होंने वीरभूम में एक प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं भेजा जहां पर 8 महिलाओं और 1 बच्चे को जिंदा जला दिया गया था? क्या वे उनके लोग नहीं थे? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि TMC नागरिकता कानून के बारे में अफवाहें फैला रही है कि ऐसे लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही कोविड-19 की लहर समाप्त होगी हम नागरिकता कानून को जमीनी तौर पर लागू करेंगे। ममता दीदी घुसपैठ चाहती हैं, लेकिन नागरिकता कानून एक हकीकत था, हकीकत है और हकीकत रहेगा। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने ठान लिया है कि सीमा क्षेत्र में तैनात हमारे जवानों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। हम सैनिकों के परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, खटीमा से चुनाव हारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब चंपावत विधानसभा सीट से बने उम्मीदवार। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में अपनी ही सीट खटीमा से चुनाव हारने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस सीट पर 31 मई को चुनाव होने जा रहे हैं और 3 जून को नतीजे आएंगे। जब पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हार गए थे तब बीजेपी विधायक कैलाश गैटोरी ने चंपावत सीट मुख्यमंत्री के लिए खाली करने का प्रस्ताव दिया था। बाद
में 31 अप्रैल को इस सीट की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में अटकलें तो पहले से लग रही थी कि वे चंपावत सीट से ही उपचुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि अब पार्टी द्वारा उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिया चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। इस सीट पर 31 मई को चुनाव होने हैं और नतीजे 3 जून को आएंगे। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में दिखने लगा राज ठाकरे के अल्टीमेटम का पूरा असर। कहीं मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ तो कहीं जय श्री राम के लग रहे नारे। ये आपको बता दें कि अजान पर राज ठाकरे का अल्टीमेटम जैसे ही खत्म हुआ है वैसे ही मुंबई में इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। मुंबई के चारकोप के मस्जिद से जैसे ही अजान की आवाज आई, एमएनएस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस वीडियो को एमएनएस ने खुद जारी किया है। पैरुल में भी मस्जिद के बाहर जय श्री राम के जमकर नारे लगे। मुंबई ही नहीं बल्कि बाकी शहरों में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। नासिक का बाजार में महिलाएं सड़क पर उतर आईं और जय श्री राम के नारे लगाए। एमएनएस के कार्यकर्ता स्पीकर लेकर मस्जिद की ओर निकले तो पुलिस ने बीच में ही रोक लिया। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर अब स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह विवाद अभी आगे और बढ़ेगा। अगली बड़ी खबर, राज ठाकरे को बीजेपी सांसद ने दे डाली बड़ी धमकी। कहा बिना माफी मांगे अयोध्या में नहीं होने देंगे एंट्री। ये आपको बता दें कि यूपी से बीजेपी के लोकसभा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने और अयोध्या जाने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा कि वे उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी नहीं मिलने देंगे। ब्रजभूषण सिंह के मुताबिक राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ में छींटाकशी की थी। बीजेपी सांसद ने एबीपी न्यूज से बातचीत में धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना अयोध्या आते हैं तो उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि भगवान राम उत्तर भारतीय थे और उन्हीं के वंशजों को राज ठाकरे ने पीटने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन में ठाकरे परिवार की कोई भी भूमिका नहीं थी। राज ठाकरे अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चलो अयोध्या के पोस्टर देखे गए हैं। जून के महीने में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे अयोध्या का दौरा करेंगे। इस पोस्टर में लोगों से राज ठाकरे का समर्थन करने को कहा गया है। पोस्टर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाहर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी सांसद ने साफ चेतावनी दे दी है कि यदि बिना माफी मांगे आए तो अयोध्या में एंट्री नहीं होने देंगे। अगली बड़ी खबर, चंदौली और ललितपुर कांड को लेकर आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा ऐलान। संजय सिंह बोले 7 मई को यूपी में होगा बड़ा विरोध प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के चंदौली और ललितपुर कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने गुरुवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि इन दोनों मामलों में पुलिस के लोग अभियुक्त हैं, इसलिए पुलिस की किसी भी जांच में न्याय नहीं मिल सकता। हम सरकार से चंदौली और ललितपुर कांड की उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि ललितपुर में एक किशोरी के साथ में थाना में बलात्कार किया गया, जबकि चंदौली कांड में जो भी आरोपी है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिंह ने कहा कि चंदौली में 25 पुलिसकर्मी एक घर में घुस जाते हैं और 2 लड़कियों से मारपीट करते हैं। घटना में एक लड़की की मौत हो जाती है। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि पुलिस की जांच में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सकता। आप सांसद ने कहा कि इन मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 7 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेगी, साथ ही ज्ञापन देगी और दोनों घटनाओं से सीबीआई से जांच कराने की मांग करेगी। अगली बड़ी खबर, शिवपाल यादव को लेकर बदल गए अखिलेश यादव के सुर। अब प्रसपा पर चाचा को दी सलाह। यहाँ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख को सलाह दी है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करें। शिवपाल यादव को भाजपा से मिला हुआ बता चुके अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि उनके चाचा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें अपने दल को मजबूत करना चाहिए। सपा प्रमुख ने ये सलाह ऐसे समय पर दी है जब शिवपाल यादव शुक्रवार को अपने नए कदम का ऐलान करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि झांसी में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल यादव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि उनका दल है वो उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें केवल सिंबल दिया और जब कोई सिंबल देता है तो सदस्य बनाना पड़ता है। अखिलेश यादव ने चाचा को यह भी सलाह दी है कि वो अपने दल की मजबूती के लिए काम करें। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही भतीजे अखिलेश यादव के खिलाफ में बगावत का झंडा उठा चुके शिवपाल यादव
यादव शुक्रवार को अपनी नई रणनीति का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि वो आजम खान के साथ में मिलकर कोई नया मोर्चा बना सकते हैं। इससे पहले ही उनके भाजपा में जाने की भी अटकलें थीं। इस पर अखिलेश यादव ने कहा था कि जो भाजपा से मिल गया वो सपा में नहीं रह सकता। सपा अध्यक्ष ने यह भी पूछा था कि भाजपा उनके चाचा को शामिल करने में देर क्यों कर रही है। अखिलेश यादव ने ललितपुर कांड को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड दौरे पर आए तो ललितपुर की मां से भी मिले। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के स्टे के बावजूद बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाता है। जाति धर्म विशेष के कुछ लोग कुछ करें तो बुलडोजर निकल पड़ता है। बीजेपी के लोग कब्जा करें तो कुछ नहीं होता। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को सलाह दी है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करें। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह पर ममता दीदी ने बोला जोरदार हमला। कहा 2024 में ना तो भाजपा आएगी और ना ही नागरिकता कानून। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। एक संवाददाता सम्मेलन में ममता दीदी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अमित शाह और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा कि गृह मंत्री को देखना चाहिए कि दिल्ली के जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हुआ है। बंगाल की चिंता ना करें, भाजपा का काम है विभाजन पैदा करना। उन्होंने गृह मंत्री के रूप में क्या किया है? उन्होंने ईद के दिन भी हिंसा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने का काम ना करें, आग से ना खेलें, जनता करारा जवाब देगी। वहीं नागरिकता कानून विधेयक पर ममता बनर्जी ने कहा वे इस विधेयक को संसद में क्यों नहीं ला रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगे। हम सभी को एक साथ रहना है, एकता हमारी ताकत है। आज गृह मंत्री अमित शाह यहां बीएसएफ की राजनीतिक क्षेत्र में घुसपैठ कराने आए थे। ममता ने कहा कि मैं आपका सम्मान करती हूं क्योंकि आप गृह मंत्री हैं। मेरा मार्गदर्शन ना करें या बीएसएफ को राज्य पर शासन करने के लिए ना कहें। यह आपका कर्तव्य है कि आप गौ तस्करी, घुसपैठ को रोकें और सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करें। ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग नागरिकता कानून की बात कर रहे हैं वे बताएं कि क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को चुनने वाले देश के नागरिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में ना तो भाजपा सत्ता में लौटेगी और ना ही नागरिकता कानून लागू हो पाएगा। और बड़ी खबर, शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान। बोले आजम भाई के लिए संत हृदय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करूंगा मुलाकात। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच में जुबानी जंग तीखी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी में जारी इस झगड़े में अब आजम खान प्रमुख मुद्दा बन गए हैं। इस कड़ी में आज फिर से शिवपाल यादव ने कड़ी चेतावनी भरे अंदाज में अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आजम खान के मुद्दे पर वो अब संत हृदय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। आज तक से खास बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं जल्द ही बीजेपी में चला जाऊंगा। अब कहते हैं कि संगठन को मजबूत करूं तो हम अब अपना संगठन फिर से मजबूत कर रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि वो तो समाजवादी पार्टी से लड़े थे। शिवपाल यादव ने जो भी कहा वो यूपी की राजनीति में अटकलें और कयास लगाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि आजम खान के जेल से छूटने के बाद आगे विचार होगा। बीजेपी में मुख्यमंत्री के साथ साथ योगी जी संत हृदय हैं और चंदौली और ललितपुर घटना को गंभीरता से लेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आजम भाई सहित अन्य घटनाओं को लेकर मैं संत हृदय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलूंगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बिजली पर केजरीवाल लेकर आए मोदी मॉडल। बोले जो चाहेंगे उन्हीं को मिलेगी बिजली पर सब्सिडी। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली में बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी से लेकर युवाओं के स्टार्टअप तक का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि राजधानी को जल्द ही स्टार्टअप हब बनाने की ओर काम किया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित कर दी है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है। इसको लेकर हमें कई सुझाव आते रहते हैं जिसमें कई लोगों का कहना है कि हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम सक्षम हैं। आप सब्सिडी के इस पैसे को कहीं स्कूल या फिर अस्पताल बनाने में इस्तेमाल करें। केजरीवाल ने कहा कि इस बारे में लोगों से पूछा जाएगा। ऐसे में 1 अक्टूबर से उन लोगों को बिजली मुफ्त मिलेगी जो फ्री में बिजली मांगेंगे। ऐसे
ऐसे में दिल्ली में अब फ्री बिजली सुविधा वैकल्पिक रहेगी। और बड़ी खबर, राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार हैं दादा, बंगाल दौरे पर गांगुली से मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह। यहाँ आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे के लिए गुरुवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। अमित शाह के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह का ये बंगाल का दौरा पार्टी नेताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है। अमित शाह के दौरे को लेकर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो शुक्रवार को टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली से भी मुलाकात कर सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह और सौरभ गांगुली की मुलाकात बीसीसीआई अध्यक्ष के कोलकाता निवास पर होने की संभावना है। दोनों नेताओं के बीच में शाम में करीब 7 बजे के आसपास मुलाकात होने की संभावना है। इससे पहले शाम करीब 6 बजे अमित शाह विक्टोरिया मेमोरियल के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर गांगुली की पत्नी डोना गांगुली प्रस्तुति देंगी। और बड़ी खबर, दिल्ली की तरह पंजाब के स्कूलों को चमकाने की बड़ी तैयारी, छात्रों से लिया जा रहा फीडबैक। ये आपको बता दें कि पंजाब में कई स्कूलों का दौरा करने के बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र राज्य सरकार का प्राथमिक विषय है और राज्य की स्कूली शिक्षा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने के लिए स्कूलों के दौरे किए जा रहे हैं। शिक्षा के दिल्ली मॉडल को लेकर अन्य राज्यों को निशाने पर लेने वाली आम आदमी पार्टी सरकार अब पंजाब में भी इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। और बड़ी खबर, योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने तो यूपी छोड़ दूंगा कहने वाले मुनव्वर राणा ने योगी और उनकी मां की तस्वीर शेयर कर की तारीफ। ये आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर प्रदेश छोड़ने की बात कहने वाले शायर मुनव्वर राणा ने योगी और उनकी मां की एक भावुक तस्वीर पोस्ट की है। मुख्यमंत्री योगी 6 साल के बाद अपने गांव गए हैं। पहले दिन मुख्यमंत्री योगी और उनकी मां की मुलाकात की फोटो ट्वीट करते ही मुनव्वर राणा ने एक शेर भी लिखा है। मुनव्वर राणा ने योगी और उनकी मां की तस्वीर के साथ लिखा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि फिर से बच्चा हो जाऊं। आपको बता दें कि फिलहाल मुनव्वर राणा ने उनकी बड़ी तारीफ की है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी सालों बाद उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव गए थे। यहां पर उन्होंने अपनी मां से भी मुलाकात की थी। दोनों की मुलाकात के बीच में इन भावुक पलों को कैमरे में कैद कर लिया गया था। इसके बाद ये फोटो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।